गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड वी आर लाइव। तो आई थिंक कि मेरी ऑडियो अच्छी आ रही है आप लोगों को और आप लोग मुझे अच्छे से सुन भी पा रहे हैं, देख भी पा रहे हैं। वीडियो मुझे दिख रहा है तो मोर और लेस आई कैन से कि वीडियो तो अच्छा ही चल रहा होगा, लेकिन मैं देखना चाहूंगा कि ऑडियो आप लोगों को ठीक ठाक है। यस सर, ओके। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड वेलकम बैक। कल ही मिले थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डिस्कशन के लिए, आज उससे बड़ा डिस्कशन होगा क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन थे। टोटल 18 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन यहाँ का मुमकिन है कि वो साइंस एंड टेक में हमें नजर आए, लेकिन अब जहां भी है जैसे भी है करना है, तो अब उसको एनवायरमेंट में हम लोग कवर कर रहे हैं। एक बार बस मैं अपने प्रेजेंटेशन को भी थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लूँ, स्क्रीन पे तो सब कुछ है ही। सर आप क्यों नहीं चला रहे? ऐप क्यों नहीं चल रहा है? बाबू ऐप के बारे में अभी मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन चल रहा होगा, ऐसा नहीं है कि आप नहीं चलेगा। बाकी लोगों का गुड आफ्टरनून आ गया। एक स्टूडेंट मुझे गॉड ब्लेस यू भेज रहे हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप मेरे बारे में इतना सोचते हैं, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात कि एनवायरमेंट का जो क्वेश्चन था इस साल, उसमें ट्रेडिशनल से बहुत कम क्वेश्चन थे। बायोडायवर्सिटी के एग्जांपल ओरिएंटेड 3 क्वेश्चन थे, और एग्जांपल ओरिएंटेड जो 3 क्वेश्चन थे ये ऐसे क्वेश्चन थे कि जिनको अगर आपने इत्तेफाक से कहीं पढ़ा है या न्यूज़पेपर पे बहुत गहरी बारीक नजर होती है तब आप कर पाते, नहीं तो करना मुश्किल था। लेकिन अगर हम देखें तो टोटल 18 में से मैं कह सकता हूं कि 14 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको कि मोर और लेस हम कह सकते हैं कि वो करंट के अच्छे टॉपिक्स पर बेस्ड थे। करंट के बहुत छोटे आसानी से इग्नोर हो जाने वाले टॉपिक पर बेस्ड नहीं थे, तो करंट के अच्छे टॉपिक पर बेस्ड थे। पहली बात तो ये है, और दूसरी बात है कि कुछ ऐसे भी क्वेश्चन थे जो फंडामेंटल के एप्लीकेशन पर आधारित थे। तो क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। आप में से जितने लोगों ने पीटी दिया है वो लोग अब थोड़ा सा अपने स्कोर को रीजनिंग के साथ एक बार टैली कर लेंगे। ऑब्वियसली यूट्यूब पे अभी तक बहुत सारे लोगों ने प्रीलिम को सॉल्व कर दिया है, कुछ लोगों से कुछ छोटी छोटी चीजें छूट गई हैं, तो कोशिश रहेगी कि उन छोटी चीजों को इस बार इस डिस्कशन में हम नहीं छोड़ें और हर एक क्वेश्चन की एक प्रॉपर रीजनिंग के साथ हम आगे बढ़ें। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट नाउ। तो टोटल 18 क्वेश्चन, और इस प्रेजेंटेशन में अगर हम जिस पहले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो वो पहला क्वेश्चन है यूरोपियन यूनियन। ठीक है, वो पहला क्वेश्चन जो है हमारा, एक मिनट मैं पेन को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट का। यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट ने नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट को पास किया। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि ये जो हमारा नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट है, ठीक है ना, ये जो हमारा नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट है, ये बेसिकली इंडस्ट्रीज को नेट जीरो की टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए प्रमोट करने वाला एक्ट है कि इंडस्ट्रीज नेट जीरो के डायरेक्शन में टेक्नोलॉजी डेवलप करें, उसके लिए है, ना कि इंडस्ट्रीज अपना अपना नेट जीरो अर्जित करें उसके लिए है। इंडस्ट्रीज अपना अपना नेट जीरो अर्जित करें उसके लिए यूरोपियन यूनियन ने ऑलरेडी एक टारगेट सेट कर रखा है, और वो जो टारगेट है वो है 2050 का। ठीक है ना, नेट जीरो का टारगेट, लेकिन उसका रिलेशन इस नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट से नहीं है। एक और यहाँ पर गौर करने की बात है कि ये जो नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट है, ठीक है, ये लेट अप्रैल 2024 में ये पास हुआ है। लेट अप्रैल 2024 में ये पास हुआ है, तो दैट विल बेसिकली मीन कि ये काफी रीसेंट पर बेस्ड एक क्वेश्चन था। खैर, तो सबसे पहले स्टेटमेंट को हम लोग देखते हैं, और स्टेटमेंट ये कहता है कि यूरोपियन पार्लियामेंट अप्रूव द नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट रिसेंटली। दिस इज टोटली करेक्ट। ठीक है, ये हाल ही में यूरोपीय संसद ने नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट को मंजूरी दे दी है। करेक्ट। दूसरा स्टेटमेंट है कि यूरोपियन यूनियन जो है कार्बन न्यूट्रलिटी 2040 तक अचीव करना चाहता है, और इसलिए ये अपनी क्लीन टेक्नोलॉजी उस वक्त तक डेवलप करना चाहता है। ये स्टेटमेंट दो चीजों पर गलत है। गलत कहां है वो मैं एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन सबसे पहले एक बार हिंदी में इसको देख लें। यूरोपीय संघ वर्ष 2040 तक कार्बन तटस्थता मतलब न्यूट्रलिटी प्राप्त करने का आशय रखता है, मंशा रखता है, और इसके लिए अपनी सभी स्वच्छ प्रौद्योगिकी को ये विकसित कर लेना चाहता है। दो चीजें इस सेकंड स्टेटमेंट में गलत है। पहली चीज जो गलत है वो ये कि ये साल 2040 नहीं, ये साल 2050 है, तो ये स्टेटमेंट यहीं पे गलत हो जाता है। और दूसरी जो एक जरूरी बात है कि इस नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट में यूरोपियन यूनियन ये चाहता है कि 2030 तक, ठीक है, यूरोपियन यूनियन ये चाहता है कि 2030 तक 40% इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी जो है वो यूरोप में डेवलप कर ली जाए, जो कि नेट जीरो से रिलेटेड है, समथिंग रिलेटेड टू नेट जीरो। और ये जो 40% होगा, साथ ही साथ ये ग्लोबल मार्केट का 15% मार्केट कैप्चर करे, 15% ऑफ ग्लोबल मार्केट को ये कैप्चर करे। तो अब समझिए कि पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट है वो दो जगह गलत हो जाता है। पहली जगह कि 2050 में यूरोपियन यूनियन अपने नेट जीरो को टच करना चाहता है। नेट जीरो हम लोगों ने क्लास में भी किया है, उसका मतलब ये है कि किसी भी कंट्री का जो टोटल कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ जो दूसरे ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन है, तो दूसरे ग्रीन हाउस गैसेस को भी हम कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल पर लेकर आते हैं, और तब हम टोटल कार्बन डाइऑक्साइड के ही एमिशन को काउंट करते हैं कि मीथेन का कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट क्या होगा, नाइट्रस ऑक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट क्या होगा, या जो अलग अलग फ्लोरिनेटेड गैसेस हैं लाइक सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, परफ्लोरोकार्बन है, तो इन सबका कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट क्या है, और सबके कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट को आप एक जगह जोड़ें, और फिर जो टोटल एक्चुअल कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन उसको जोड़ें, तो आपका एक टोटल कार्बन एमिशन निकल आता है। अब आप कार्बन न्यूट्रलिटी के सिचुएशन को ऐसे डिफाइन करेंगे कि जब किसी भी कंट्री का टोटल कार्बन एमिशन उस कंट्री के फॉरेस्ट और उस कंट्री के दूसरे सिक्वेस्ट्रेशन मैकेनिज्म से बैलेंस हो जाता हो। फॉरेस्ट अपनी फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। बहुत सारे कंट्री अब सिक्वेस्ट्रेशन को लेकर के टेक्नोलॉजिकल अप्रोचेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। आने वाले वक्त में ये टेक्नोलॉजिकल ऑप्शंस जो हैं और भी बेहतर डेवलप होंगे। तो जो कोई भी कंट्री टोटल कार्बन जो एटमॉस्फेयर से हटा पा रहा है वो कम से कम उस लेवल पे हो जितना कि वो टोटल कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रहा है, तो इसको हम कार्बन न्यूट्रलिटी कहते हैं, नेट जीरो कहते हैं। इंडिया ने ग्लासगो में कहा था कि इंडिया 2070 में अपने नेट जीरो को टच करने के डायरेक्शन में काम कर रहा है। यूरोपियन यूनियन 2050 में इसी लेवल को टच करना चाहता है। अब नेट जीरो को लेकर के एक जो बहुत बड़ी बात आएगी कि नेट जीरो के लिए आपको जो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशंस करने हैं दो डायरेक्शन में। पहला कि इंडस्ट्रीज का जो एमिशन है वो कम हो, और दूसरा कि अगर कोई सिक्वेस्ट्रेशन टेक्निक टेक्नोलॉजी हम डेवलप कर सकते हैं तो वो भी डेवलप करें। तो आने वाले वक्त में इस टेक्नोलॉजी के डायरेक्शन में, इस टेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत ही ज्यादा कंपटीशन होने जा रहा है। यूरोपियन यूनियन उस सीन को आज से देख पा रहा है, इसलिए यूरोपियन यूनियन ने इस नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट को पास किया सो दैट कि एक टाइम बाउंड मैनर में यूरोपियन यूनियन के इंडस्ट्रीज नेट जीरो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा दें, और नेट जीरो की कम से कम 30% टेक्नोलॉजी, कम से कम 40% टेक्नोलॉजी बाय द ईयर 2030 डेवलप कर ले, और वो ग्लोबल मार्केट का 15% होना चाहिए। तो ये है जहां पर आकर के हमारा सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो अगर ये करंट इशू किसी ने आराम से और इसके प्रोविजंस को पढ़ा होगा तो उनके लिए ये एक स्ट्रेट क्वेश्चन था। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो राइट आंसर इज सी। तो यहां पे राइट आंसर इज सी। मैं थोड़ा इसको यहां पे लिख देता हूं।
सी इज द करेक्ट आंसर। अंडरस्टूड? वेयर फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी क्या कहता है सल्फर डाइऑक्साइड के सबसे बड़े सोर्स को लेकर के। ये रहा हमारा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, और जब हम ईपीए की बात करते हैं तो एक चीज समझिएगा कि ईपीए जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी है वो अमेरिका की एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी है। हमारे कंट्री में देयर इज नो सच थिंग कॉल्ड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी। ध्यान से सुन लीजिएगा, हमारे कंट्री में देयर इज नो सच थिंग कॉल्ड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी। ये अमेरिका की एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी है। हमारे कंट्री में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अलावा हमारे कंट्री में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को लेकर के, खासतौर पे पॉल्यूशन के प्रॉब्लम को लेकर के, हमारे कंट्री में वाटर एक्ट के तहत सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट कंट्रोल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एस्टैब्लिश्ड है। आज की डेट में सीपीसीबी और एसपीसीबी के बहुत सारे काम एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट से भी गवर्न होते हैं, लेकिन प्राइमरली इन दोनों बॉडीज की जो स्थापना हुई थी वो स्थापना हुई थी वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। तो ये वहां से डेटा नहीं आ रहा। यूपीएससी ये पूछ रहा है कि अमेरिका की ईपीए के मुताबिक अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड के पॉल्यूशन की बात करते हैं तो सबसे मेजर सोर्स क्या है। तो सबसे मेजर सोर्स अगर आज की डेट में भी आप देखें तो तीन चीजों के सबसे मेजर सोर्सेज में आप एकदम से आराम से कह सकते हैं कि थर्मल पावर प्लांट जो कोल पर बेस्ड हैं या दूसरे फॉसिल फ्यूल पर बेस्ड है वो सबसे बड़े सोर्स है। वो तीन पॉल्यूटेंट क्या क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्रीन हाउस गैस को कंट्रीब्यूट करेगा, दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड जो कि कंट्रीब्यूट करेगा एसिड रेन को, और तीसरा नाइट्रोजन के ऑक्साइड। और अगर हम इसके बाद सेकंड बिगेस्ट सोर्स पर आए तो सेकंड बिगेस्ट सोर्स सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के अलग अलग ऑक्साइड का जो होगा वो होगा वेहिकुलर एमिशन। जो व्हीकल्स पेट्रोल और डीजल पे चलते हैं उनके एमिशन से भी अच्छी खासी क्वांटिटी में ओवरऑल नाइट्रोजन के अलग अलग ऑक्साइड और सल्फर के अलग अलग ऑक्साइड रिलीज होते हैं, लेकिन ये थर्मल पावर प्लांट के कंपैरिजन में काफी नीचे आते हैं। राइट, नंबर 2 पे है, लेकिन नंबर 1 और नंबर 2 के बीच में अच्छा खासा गैप है। नंबर 1 थर्मल पावर प्लांट व्हिच आर बेस्ड ऑन फॉसिल फ्यूल, और फॉसिल फ्यूल में जो सबसे मेजर सोर्स है वो है कोल। तो क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू ईपीए, मैं भी थोड़ा हैरत में था कि ईपीए को हमारा यूपीएससी इतना सीरियसली क्यों ही लेने लग गया, लेकिन ईपीए ने बहुत ही ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन किया है पॉल्यूशन को लेकर के, तो शायद इस वजह से ईपीए के मुताबिक पूछा गया। ठीक है, इसके बाद आते हैं, Which one of the following is the largest source of sulfur dioxide? ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है? लोकोमोटिव्स, रेलवे इंजन, जीवाश्म ईंधनों का इस्तेमाल करने वाले लोकोमोटिव्स। फैक्ट है कि आज की डेट में कितने ऐसे रेलवे इंजन हैं जो कोयले पर या डीजल पे चलते हैं? बहुत कम। पूरी दुनिया में आज की डेट में सबसे ज्यादा रेलवे इंजन इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं, तो ये तो ऐसे ही चला गया। जीवाश्म ईंधनों का इस्तेमाल करने वाले जो शिप होते हैं, जहाज होते हैं, इतने भी जहाज नहीं चलते दुनिया में जिससे कि सल्फर डाइऑक्साइड का ये सबसे बड़ा सोर्स बन जाए। दुनिया में उतनी इलेक्ट्रिसिटी जरूर पैदा होती है, दुनिया में उतने ऑटोमोबाइल जरूर चलते हैं। तीसरा ऑप्शन है अयस्कों से धातुओं का निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स। बिल्कुल नहीं, यहाँ पे आप कोल को बर्न करते हैं लेकिन इतना भी ज्यादा आप मेटल प्रोडक्शन नहीं करते जितना कि आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करते हैं, तो ये चला गया। लास्ट में पावर प्लांट्स बेस्ड ऑन फॉसिल फ्यूल, और इसमें जो सबसे बड़ा सोर्स है वो है कोल। राइट, जब हम थर्मल पावर प्लांट की बात करते हैं तो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट मोस्ट कॉमन है। डीजल और दूसरे फॉसिल फ्यूल पर बेस्ड थर्मल पावर प्लांट बहुत ही कम है इस दुनिया में। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर इज डी। हमने क्लास में भी किया था सल्फर डाइऑक्साइड को, जब हम एसिड रेन की बात कर रहे थे और बात हुई थी कि एसिड रेन के जो दो मेन कंट्रीब्यूटिंग गैसेज हैं वो है सल्फर के अलग अलग ऑक्साइड और नाइट्रोजन के अलग अलग ऑक्साइड। फिर हमने बात की थी कि ये सल्फर और नाइट्रोजन आते कहां से हैं? ये एक्चुअली फॉसिल फ्यूल में इंप्योरिटी के फॉर्म में होते हैं, और जब इन फॉसिल फ्यूल का कंबशन दहन होता है तब सल्फर के अलग अलग ऑक्साइड, खासतौर पर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के अलग ऑक्साइड रिलीज होते हैं, और इस तरह से हम देखते हैं कि एटमॉस्फेयर में इन दोनों ऑक्साइड्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, जिससे कि एसिड रेन की भी स्थिति बनती है। अंडरस्टूड? तो चलो, ये है हमारा डी। अब हमारा नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, ये वाला। सबसे पहले तो ये समझिए कि सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल क्या है, एसएएफ क्या है, उसके बाद हम बाकी चीजों पर आते हैं। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, तो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल से हमारा मतलब है कि वायुयानों के लिए इस्तेमाल होने वाला, एरोप्लेन के लिए इस्तेमाल होने वाला एक ऐसा फ्यूल जहां पर एक कम से कम एक छोटे पार्ट में ही सही, लेकिन जहां पर बायोफ्यूल को ऐड किया गया है। बायोफ्यूल का मतलब ये कि अलग अलग ऑर्गेनिक मटेरियल को हम प्रोसेस करके अगर वहां से हम फ्यूल ग्रेड मटेरियल निकालते हैं, खासतौर पर सिंथेटिक केरोसिन ऑयल निकालते हैं, और उसके बाद उसको हम एडिटिव के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, तो जब हम सिंथेटिक केरोसिन क्रिएट करते हैं अलग अलग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, तो ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन कौन से मटेरियल से आप कोई सिंथेटिक फ्यूल बना सकते हैं जिसको कि एविएशन फ्यूल में, एरोप्लेन में जो ईंधन का इस्तेमाल होता है, जिसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये चारों ही ऑप्शन सही हैं, एक एक करके थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले क्रॉप रेजिड्यूज, तो क्रॉप रेजिड्यूज बिल्कुल सही है। क्रॉप रेजिड्यू को आप बायोडीजल में कन्वर्ट कर सकते हैं, इथेनॉल में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर आते हैं कॉर्न ग्रेन। कॉर्न ग्रेन नॉर्थ अमेरिका में सेकंड लार्जेस्ट सोर्स है बायोफ्यूल का। कॉर्न ग्रेन सेकंड लार्जेस्ट सोर्स है बायोफ्यूल का, और कॉर्न ग्रेन से खासतौर पे हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करके अल्कोहलिक फ्यूल बनाते हैं, इथेनॉल बनाते हैं, और बाद में उस इथेनॉल को हम ब्लेंड करते हैं पेट्रोल के साथ। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, स्लज। जब आप वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट करेंगे तो उसमें बहुत सारा ऑर्गेनिक सॉलिड मैटर होता है, तो उस ऑर्गेनिक सॉलिड मैटर को आप अलग करते हैं, उसको हम कहते हैं स्लज। उसमें इतना कुछ होता है कि आप उसको प्रोसेस करके वहां से सिंथेटिक केरोसिन निकाल सकते हैं। ये एक डिस्प्यूटेड था कि क्या वेस्ट वाटर के स्लज से भी हम सिंथेटिक केरोसिन बना सकते हैं, तो आंसर है बिल्कुल बनता है, और वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्री में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के स्लज को हम फिर ले जाते हैं ताकि इससे हम सिंथेटिक केरोसिन बना सकें, तो ये भी यूज होता है। और वुड मिल का वेस्ट, जहां पे टिम्बर की कटाई होती है और वहां से सॉ डस्ट निकलता है। सॉ डस्ट का मतलब कि जब आप लकड़ी को काटेंगे मशीन से तो आप देखेंगे कि लकड़ी का बुरादा निकल रहा है। लकड़ी के बुरादे को एक वक्त में फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, जो कि साफ सुथरा फ्यूल नहीं होता था लेकिन यूज होता था। सॉ डस्ट इसी को कहते हैं। तो क्या उस सॉ डस्ट को भी हम प्रोसेस करके इंडस्ट्रियल प्रोसेस से क्या हम उससे सिंथेटिक केरोसिन बना सकते हैं? आंसर है कि हाँ, उससे भी सिंथेटिक केरोसिन बन जाएगा। तो ये चारों के चारों फीड स्टॉक के रूप में, मींस कि वो मटेरियल जिसको कि आप प्रोसेस करके सिंथेटिक केरोसिन या इथेनॉल बना सकते हैं, और उसके बाद एविएशन फ्यूल में एज एडिटिव आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चारों के चारों आपके अच्छे खासे फीड स्टॉक के रूप में इस्तेमाल होने वाले सब्सटेंसेस हैं, इसलिए ऑल द फोर आर करेक्ट ऑप्शन हियर। तो 1, 2, 3 एंड 4, तो हियर द करेक्ट आंसर इज सी।
राइट। और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को हम कहते हैं एसएएफ, और इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम कहेंगे एविएशन फ्यूल जिसके साथ बायोफ्यूल मिक्स होता है, ठीक है। उसी को हम सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल कहते हैं। ऐसा एविएशन फ्यूल जिसके साथ बायोफ्यूल मिक्स होगा उसको कहेंगे। अब यहाँ पर एक चीज जो गौरतलब है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड की एविएशन इंडस्ट्री ने एक टारगेट सेट किया है कि 2050 तक, इट मींस कि आज से 26 साल के बाद एविएशन सेक्टर जो है वो नेट जीरो होना चाहिए। अब ये टारगेट पूरा होता है या नहीं होता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन अगर एविएशन सेक्टर को आज से 26 साल के अंदर नेट जीरो होना है, इट मींस कि एविएशन सेक्टर से कोई भी नेट एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हो रहा हो, तो उसके लिए सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल पर हमारा पूरा का पूरा ट्रांजिशन होना चाहिए, और मोर और लेस कम से कम 200 मिलियन टन की जरूरत पड़ेगी हमें एविएशन फ्यूल की। तो क्या 200 मिलियन टन सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल हम बना पाएंगे, वो देखने वाली बात होगी। तो यहाँ पर एक पॉइंट आप याद रखिएगा कि 2050 तक एविएशन सेक्टर को नेट जीरो का टारगेट फॉलो करना है। इन्होंने खुद से बनाया है, किसी ने एक्सटर्नली इन पर इंपोज नहीं किया है, तो इनको खुद से बनाना है। तो फिलहाल यहाँ पे सही आंसर इज सी, और हमने एक एक्स्ट्रा चीज ये सीखी, और दूसरी चीज ये सीखी कि सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल हम कहते किसको हैं। तो आई होप इट इज टोटली क्लियर टू यू। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। अगर आप लोग थोड़ी कम बात करेंगे तो मुझे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट फील होगा, अगर आप लोग आपस में बात करेंगे तो मुझे लगेगा कि मैं पढ़ा रहा हूं और आप लोगों का ध्यान कहीं और है। तो प्लीज बस 1 घंटे की बात है, अपनी पूरे अटेंशन के साथ बने रहिए, सो दैट कि अगर कोई मीनिंगफुल क्वेश्चन हो इन टॉपिक से रिलेटेड, तो मेरे सामने आपके चैट्स भी चल रहे हैं, तो अगर कोई मीनिंगफुल क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ भी सकें, राइट। अगला जो क्वेश्चन था, ठीक है, अगला जो क्वेश्चन था वो था हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर बेस्ड कार को लेकर के। ये हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लास में की थी। आप में से जितने लोगों ने मेरे साथ यहाँ पे केजीएस के प्लेटफॉर्म पे साइंस एंड टेक की क्लास की होगी, तो वहां पर हम हाइड्रोजन फ्यूल सेल की बात की थी, और वहां पर हमने ये देखा था कि हाइड्रोजन फ्यूल में क्या होता है कि हाइड्रोजन के टैंक से हाइड्रोजन आता है और एक प्लैटिनम का कैटलिस्ट होता है जो कि हाइड्रोजन को आयनाइज कर देता है। मतलब कि हाइड्रोजन का एक पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाता है, और फिर एक मेम्ब्रेन के जरिए हाइड्रोजन का ये आयन अपने इस डिवाइस के दूसरे हिस्से में जाता है जहां पर ये हाइड्रोजन मिलता है ऑक्सीजन से, और हाइड्रोजन से जो निकली हुई इलेक्ट्रॉन थी वो एक सर्किट के थ्रू वो फ्लो करती है। जो इलेक्ट्रॉन सर्किट के थ्रू फ्लो करती है वो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेगी। बट जो हाइड्रोजन हमारा गया और ऑक्सीजन से मिला, उन दोनों के मिलने से वाटर वेपर बनेगा। तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर बेस्ड जो भी कार हैं या जो भी ऑटोमोबाइल हैं, राइट, उनका एग्जॉस्ट क्या होगा, उनका एग्जॉस्ट होगा वाटर वेपर। और आपको याद होगा कि मैंने क्लास में कहानी भी सुनाई थी कि जब कुछ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने सुप्रीम कोर्ट में ये कंप्लेन की थी कि इंडिया जो है BS6 पे जा रहा है, जबकि हमारा जो ऑटोमोबाइल है ऑलरेडी वो बहुत अच्छे क्वालिटी के इंजन का है और एसयूवी की बिक्री पर कोई एक्स्ट्रा टैक्स या कोई लेवी नहीं लगनी चाहिए। तब सुप्रीम कोर्ट ने उनसे एक सवाल पूछा था कि आपका टेक्नोलॉजी इतना एडवांस है, ये कहानी मैंने क्लास में सुनाई है कि अगर आपकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है तो क्या आपके एग्जॉस्ट से ऑक्सीजन निकलता है। जाहिर है कि एग्जॉस्ट से ऑक्सीजन तो नहीं निकल रहा था, वो भी फॉसिल फ्यूल पर ही बेस्ड है। ठीक है कि बहुत नए जनरेशन का इंजन था, यूरो 6 के लेवल पे थे, लेकिन बावजूद उसके उनके एग्जॉस्ट से ऑक्सीजन नहीं निकलता था। लेकिन अगर हम बात करें हाइड्रोजन फ्यूल सेल पे बेस्ड कार या किसी भी कमर्शियल व्हीकल की, तो वहां पे एग्जॉस्ट से एक्चुअली वाटर वेपर निकलता है, क्योंकि हाइड्रोजन का आयन ऑक्सीजन से मिलेगा, वाटर बनेगा, हाई टेंपरेचर पे वाटर वेपर के रूप में वो एग्जॉस्ट होता रहेगा, राइट। 2025 फाउंडेशन बैच, सर हमारे बैच में आप अभी नहीं पढ़ाएं, ठीक है, कोई बात नहीं शोभा, अभी मेरी अगली साइकिल की जो क्लास होगी वो आपके बैच के लिए होगी, ठीक है। अच्छा, आप में से बहुत लोग पूछ रहे हैं कल से कि साइंस रिपोर्टर कहाँ मिलेगी, तो मैं बताना चाहूंगा कि गूगल पे नहीं मिलती, और अनफॉर्चुनेटली ये अनफॉर्चुनेट है क्योंकि लास्ट ईयर मैंने अपने बहुत स्टूडेंट को रिकमेंड किया था, लेकिन इनका ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन का सिस्टम भी बहुत बुरा है, और अगर साइंस रिपोर्टर के लोग इसको देख रहे हैं तो प्लीज सुधार लीजिए, बहुत सारे बच्चों को जरूरत है। और इस 2024 में अगर कोई भी पब्लिकेशन, कोई भी पत्रिका अपने ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन को ठीक नहीं कर पाती है तो ये अच्छी बात नहीं है, तो उनका ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन का सिस्टम बहुत ही बेकार है, इफ आई कैन से दिस। और फिर आपको एक ही रास्ता बचता है फिजिकल कॉपी खरीदने की। आपके जो न्यूज़पेपर वाले भैया हैं या आसपास में अगर कोई मैगजीन स्टॉल है, वहां पे जाकर के आप साइंस रिपोर्टर, और अगर आप हिंदी के हैं तो विज्ञान प्रगति, सेम मैगजीन हिंदी में आती है विज्ञान प्रगति के नाम से, और सेम मैगजीन इंग्लिश में आती है साइंस रिपोर्टर के नाम से, आप वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये है। तो अब अगर हम उस नॉलेज के साथ यहाँ पर अप्लाई करें तो आप देख लीजिएगा कि क्या आंसर हमारा बनता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जॉस्ट पाइप एमिशन। जो एग्जॉस्ट पाइप है इन गाड़ियों की, एग्जॉस्ट पाइप के एमिशन से क्या होगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बिल्कुल नहीं, H2O2 जो है एक हार्मफुल गैस है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है, ठीक है। लिक्विड फॉर्म में भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहेगा, लेकिन ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग केमिकल है, ब्लीच कर देता है, सेल्स को डैमेज कर देता है, वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोनियम बिल्कुल नहीं, ऑक्सीजन काश रिलीज हो पाता, ऑक्सीजन भी नहीं रिलीज होता है। जिसने भी हाइड्रोजन फ्यूल सेल पढ़ा है उसको पता है कि वाटर वेपर होगा जब हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन मिलेंगे, तो राइट। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या है, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है डी, तो डी इज द करेक्ट आंसर। अब आगे चलते हैं अगले सवाल पर, ठीक है। अब ये वाला सवाल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ये न्यूज़पेपर में आया था, लेकिन ये इतने छोटे में आकर के चला गया कि किसी ने इसको करंट के रूप में नहीं किया। न्यूज़पेपर में जब आया था तो ये ऐसे आया था कि भाई इसकी संभावना बहुत अच्छी है, उन सारे कंट्रीज में जो हाइड्रो पावर से बिजली लेते हैं उन सारे कंट्रीज में इसकी संभावना बहुत अच्छी है, दुनिया के कुछ कंट्रीज में अच्छे लेवल पर इसका इस्तेमाल हो रहा है, बाकी कंट्रीज में भी ऐसा किया जा सकता है। तो सबसे पहले टर्म को देखते हैं, तो टर्म हमें समझ में आएगा। तो टर्म है हमारा पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर, टर्म है पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर। तो पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर में क्या होता है, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का एक मॉडिफाइड संस्करण है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का एक मॉडिफाइड संस्करण है। अगर हम आपको थोड़ा सा दिखाएं तो बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पर एक लोअर रिजर्वायर होगा और यहां पर हम एक हायर रिजर्वायर बनाते हैं, डन। तो जब आपके पास पानी ज्यादा है और बिजली की जरूरत कम है, जब आपके पास पानी ज्यादा है और बिजली की जरूरत कम है, तो क्या करेंगे आप कि बिजली का इस्तेमाल, आप कुछ पानी को यहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल जो है वो कुछ पानी को
हायर रिजर्वायर में जमा करने में करेंगे तो हायर रिजर्वायर में पानी आ गया, लोअर में तो था ही, और कुछ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मिल जाएगी पब्लिक को। कब? व्हेन देयर इज मोर वाटर, मोर इलेक्ट्रिसिटी, बट लेस डिमांड। ठीक है, तो इस समय आप कुछ इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल इस वाटर को ऊपर पंप करने में कर देंगे क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड कम है और बाकी लोगों को चली जाएगी। अब बाद में क्या होगा, जब पानी कम है इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ गई, जैसे अभी के मौसम में आप देखें तो पानी बहुत ज्यादा नहीं है रिजर्वायर्स में, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड एकदम पीक पर है, इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे कि इसी वाले, अब हम देखते हैं यहाँ पर कि लो वाटर है एंड हाई इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है। तो आप क्या करेंगे कि जिस पानी को आपने पहले यहाँ पे जमा किया था ना, इस पानी को आप नीचे वाले रिजर्वायर में भेजेंगे, लोअर में। और कैसे भेजेंगे? वाया टरबाइन भेजेंगे। तो जब आप वाया टरबाइन भेजेंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी। तो अभी ऐसे पानी की कमी है, लेकिन चूंकि आपने हायर रिजर्वायर में जमा करके रखा हुआ है, तो आज की डेट में उस पानी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कब? जब पानी कम है, लेकिन चूंकि आपने हायर में जमा किया था और इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड ज्यादा है, तो आप ऊपर वाले पानी को आप नीचे आने देंगे वाया टरबाइन, और उससे इलेक्ट्रिसिटी आप जनरेट कर सकते हैं। तो इट मींस कि आपने एक पावर के सोर्स को आगे के लिए सेव करके रख लिया। अब वापस क्वेश्चन पे आइए। ठीक है, पंप्ड स्टोरेज मतलब हम पंप करके ऊपर स्टोर कर रहे हैं हाइड्रो पावर। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं? इरिगेशन ऑफ टेरेस्ड क्रॉप फील्ड, सीधा खेतों की सिंचाई? बिल्कुल नहीं। लिफ्ट इरिगेशन ऑफ सीरियल क्रॉप्स, ठीक है, अनाज फसलों की उत्थान सिंचाई, लिफ्ट इरिगेशन? बिल्कुल नहीं। दीर्घावधि ऊर्जा भंडारण, लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज, तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज था कि जब आपके पास काफी पानी था, इलेक्ट्रिसिटी भी काफी थी, लेकिन उस इलेक्ट्रिसिटी की मार्केट में लोगों को डिमांड कम थी, तो उस इलेक्ट्रिसिटी के एक हिस्से का इस्तेमाल करके आपने पंप स्टोरेज क्रिएट कर लिया। ठीक है, तब आपने पंप स्टोरेज का इस्तेमाल कर लिया, पंप स्टोरेज में पानी डाल दिया और बाद में उसे आपने हाइड्रो पावर बना दिया। ठीक है, तो दीर्घावधि ऊर्जा भंडारण, लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, बिल्कुल नहीं, ये सब कंफ्यूज करने के लिए था। राइट, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हुआ? सी हमारा करेक्ट आंसर है, और आपको प्रॉपर एक एक्सप्लेन करके बता दिया कि ये होता क्या है। ठीक है, तो ये है हमारा पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, अगर बायो के ग्रेजुएट आप नहीं हैं तो बहुत चांस है कि शायद आपसे गलत हो गया होगा। चिंता मत कीजिए, ये बहुत लोगों का गलत हुआ। मैंने क्या कहा कि 18 क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चन बायोडायवर्सिटी के ऐसे एग्जांपल पर थे जिनको कोई नॉर्मली नहीं पढ़ के जाता। ठीक है, तो गलत हो गया, कोई बात नहीं। 15 क्वेश्चन में रियल फाइट थी। अच्छा, यहाँ पे इस क्लास में किसी दूसरे इंस्टीट्यूट के मटेरियल पे मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं बहुत गंभीरता के साथ कह रहा हूँ कि अगर आप थोड़ा सा एफर्ट लेके न्यूज़पेपर और मैगजीन स्टॉल से अगर आप योजना, कुरुक्षेत्र और साइंस रिपोर्टर अपनी पढ़ाई में जोड़ लें, उसका एक नेक्स्ट लेवल पे आपको फायदा मिलेगा। नेक्स्ट ईयर आप इस चीज के लिए मुझे थैंक यू भी कहेंगे कि सर इससे मुझे बहुत फायदा हुआ। और अगर मैं सिर्फ अपने दायरे में, अपने एरिया में अपने आप को कंफाइन रख करके बात करूं, तो मैं साइंस रिपोर्टर के लिए आपको, ठीक है, और हिंदी में विज्ञान प्रगति। और मैं फिलहाल, आप लोग नाम देकर के पूछ रहे हैं, उन पर टिप्पणी करना मेरे लिए उचित नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं उनकी कमियों को बताऊं तो ऐसा लगेगा कि मैं दूसरों की खामी गिना रहा हूं। वो जेन्युइन भी होगा तो उसमें आपको लगेगा कि मेरा कोई एजेंडा है। तारीफ करना मुश्किल है, बहुत चीजें कम है। ठीक है, तो बस इतना ही। छठे क्वेश्चन पर आते हैं, और छठा क्वेश्चन नहीं, छठा क्वेश्चन तो ये है। ठीक है, तो यहां पर थोड़ी अवेयरनेस की बात थी। ठीक है, यहां पर थोड़ी अवेयरनेस की बात थी, और अवेयरनेस की बात कुछ ऐसी थी कि सिकाडा, फ्रॉग हॉपर और पॉन्ड स्केटर, इनमें से किस तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं? ठीक है, ठीक है, सिकाडा, फ्रॉग हॉपर और पॉन्ड स्केटर। अब क्या है कि सिकाडा, अगर आप साउथ इंडिया से, इफ यू आर फ्रॉम साउथ इंडिया, और अगर आपको साइलेंट वैली, ठीक है, अगर आपको साइलेंट वैली का थोड़ा अंदाजा है, तो एक वक्त में साइलेंट वैली को साइलेंट वैली इसलिए कहा गया था क्योंकि साइलेंट वैली में सिकाडा नहीं पाए जाते। नॉर्मल जंगलों में जाएंगे ना, तो एक अजीब सी इंसेक्ट की गुनगुन गुनगुन वाली आवाज आपको सुनाई पड़ेगी, किसी भी घने फॉरेस्ट में चले जाएं, बल्कि फिल्मों में भी जो फॉरेस्ट का जो डिपिक्शन होता है ना, तो जब आप देखेंगे तो एक बैकग्राउंड में इंसेक्ट वाली वो गुनगुन वाली आवाज आती रहेगी, वो आवाज आती है सिकाडा की। साइलेंट वैली में सिकाडा बहुत कम होते थे एक वक्त में, आज की डेट में साइलेंट वैली उतना भी साइलेंट नहीं रहा, और शायद ये कारण था जिसकी वजह से साइलेंट वैली को साइलेंट वैली कहा गया। तो सिकाडा इंसेक्ट है, ठीक है, और चूंकि सिकाडा इंसेक्ट है तो इसके साथ फ्रॉग हॉपर, पॉन्ड स्केटर अपने आप इंसेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक ही था। लेकिन आप में से बहुत लोगों ने गांव में पॉन्ड स्केटर कभी ना कभी देखा होगा, बस इसका अंग्रेजी नाम नहीं पता था। ठीक है, और हिंदी नाम तो और भी नहीं पता होगा, ताल बिसर्ती। ये तो मैं भी इसी पीटी के बाद जाना कि इसका नाम ताल बिसर्ती भी हो सकता है। बहरहाल, पॉन्ड स्केटर, आपने कभी इंसेक्ट को देखा है जो पानी की सतह पे भागता है? तैरता नहीं है, भागता है पानी की सतह पे, लंबा सा होता है, और आप देखेंगे ठहरा हुआ पानी, उसको भाग रहा है वो इंसेक्ट। कितने लोगों ने देखा है कि पानी की सतह पे एक इंसेक्ट है जो तेजी से भागता है, दौड़ रहा है? ठीक है, लोकल नाम कुछ हो सकता है, जैसे मृत्युंजय कहते हैं रेवा कहते हैं, मुमकिन है रेवा कहते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन पक्के तौर पे ताल विसर्पी तो नहीं कहते हैं। ठीक है, ये तो नाम है ही नहीं, पॉन्ड स्केटर है। ठीक है, तो अच्छा, एक है चौथी करे डॉल्फिन, भाई डॉल्फिन कैसे होगा? ठीक है, अब हम आते हैं, तो सिकाडा हमारा क्या है? इंसेक्ट है, और जितने लोगों ने तालाब के पानी पर भागते हुए उस इंसेक्ट को देखा हो, ठीक है, जितने लोगों ने, तो उनको भी पता है कि ये इंसेक्ट है, और इसलिए ये पानी पे भाग पाता है क्योंकि इसके लेग्स लंबे होते हैं। ठीक है ना, इसके लेग्स लंबे होते हैं, और इसके लेग्स के नीचे जो फुट वाला पार्ट होता है वहां पे थोड़ा सा हाइड्रोफोबिक नेचर का मटेरियल होता है जो पानी से गीला नहीं होता, इसलिए ये पानी के सरफेस पे भाग जाता है। हाँ सर, मक्खी की तरह होता है, हाँ मतलब एग्जैक्टली नहीं, लेकिन होता है। देखो इतने सारे लोगों का हाथ उठ गया। प्रशांत कह रहे हैं भौरा, नहीं भौरा नहीं होता, वो भौरा पानी पे वैसे नहीं भागता। भौरा को पानी पे रख दोगे, थोड़ा तैरने की कोशिश करेगा, अंदर ही अंदर वहां पर बहुत गुस्सा भी करेगा। भौरे को पानी पे रख करके देखो, वो भागता नहीं है। ठीक है, और स्पाइडर भी नहीं है, स्पाइडर दीवार पे भागता है। जिन लोगों ने देखा है उन लोगों ने देखा है। ठीक है, तो अगली बार जब आप देखें तो याद रखिएगा, उसी को कहते हैं पॉन्ड स्केटर, तालाब के सतह पे स्केटिंग कर रहा है। ठीक है, ताल विसर्पी, यूपीएससी ने मेरा भी ज्ञान बढ़ाया, आप लोगों का भी ज्ञान बढ़ाया, तो ये सब इंसेक्ट है। ठीक है, तो ये इंसेक्ट है, और यहाँ पर हमें ये क्या पता चला, सिकाडा और साइलेंट वैली के बारे में भी। तो अगर अगले साल, उसके अगले साल सिकाडा साइलेंट वैली पर कोई क्वेश्चन आ जाए ना, ठीक है ना, तो याद रखिएगा कि एक दिन इस क्लास में बातों बातों में उसका भी जिक्र हुआ था। अंडरस्टूड? तो अब सही ऑप्शन क्या है? इंसेक्ट है। किसी एक को पकड़ लीजिए, बाकी दो भी उसी ग्रुप में रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज सी। अब आगे चलते हैं,
और देखते हैं कि च्युइंगम चबाना पर्यावरण के लिए, आपके हेल्थ के लिए कितना हानिकारक हो सकता है। ठीक है, कितना हानिकारक हो सकता है वो जरा देखते हैं। च्युइंगम, क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है बाजार में मिलने वाले अनेक च्युइंगम पर्यावरणीय प्रदूषण का स्रोत मानी जाती है। अगर आप में से किसी ने भी दुनिया के सबसे साफ सुथरे कंट्री की तलाश की होगी इंटरनेट पे, तो वो नाम आया होगा सिंगापुर का। जब सिंगापुर को बहुत पहले एक सिटी कंट्री के रूप में डेवलप किया जा रहा था, तो उसके अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ साफ सफाई पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया था। सिंगापुर वो कंट्री है जहां पर बहुत लंबे वक्त से च्युइंगम बैन है, वहां पर च्युइंगम नहीं बेचा जाता। मौजूदा स्थिति में नहीं जानता, लेकिन जो किताबों में पढ़ा है और जब मैं लास्ट गया था तो च्युइंगम नहीं मिला। ठीक है, तो च्युइंगम बैन है। च्युइंगम क्यों बैन है? दो रीजन से। च्युइंगम अगर आप ऐसे ही डिस्पोज कर दीजिए तो वो जाकर के चिपक जाएगा और उसको हटाना बहुत मुश्किल है, राइट? तो वो कहीं ना कहीं सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन तो करेगा ही करेगा कि च्युइंगम आपने कहीं भी फेंक दिया। अब आप कहेंगे कि नहीं, हम जिम्मेदार नागरिक हैं, और जिम्मेदार नागरिक हैं तो च्युइंगम को हम हमेशा जो है सो कूड़ेदान में फेंकेंगे। कूड़ेदान में भी फेंकेंगे तो वो कूड़ेदान में अगर प्लास्टिक लगा हुआ है तो उसके साथ जाकर चिपक जाएगा। ठीक है, और वो हटेगा नहीं। वो लग जाएगा तो लग जाएगा, वो प्लास्टिक फट जाएगा, लेकिन च्युइंगम क्लीनली हटेगा नहीं। तो च्युइंगम एक्चुअली सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन पर एक के लिए जिम्मेदार तो है। तो ये हम मान गए कि अनेक च्युइंगम पर्यावरणीय प्रदूषण का स्रोत मानी जाती है। उसके बाद अनेक च्युइंगमों में जो गम बेस होता है, जिसकी वजह से वो गम होता है, ठीक है, गम मतलब गोंद, च्युइंग गम, चबाने वाला गोंद, राइट? तो उसका जो गम बेस है वो प्लास्टिक जैसे सब्सटेंस, प्लास्टिक जैसे पॉलीमर होते हैं। ये बहुत लोगों को बड़ा शॉकिंग लगेगा कि च्युइंगम में प्लास्टिक, क्या बात करते हो? सच्चाई ये है कि च्युइंगम में सिंथेटिक रबर होता है, और सिंथेटिक रबर जो है वो प्लास्टिक टाइप के पॉलीमर होते हैं, पॉइंट नंबर 1। फिर पॉलीविनाइल एसीटेट, ठीक है, सिंथेटिक रबर में आइसोप्रीन ग्रुप होता है, तो चलो आप कहते हो कि सर वो तो रबर है, उसमें आइसोप्रीन ग्रुप है, नहीं मानेंगे। लेकिन हालांकि वो प्लास्टिक की ही तरह पॉलीमराइजेशन होती है, नहीं मानते सर, सच्चा प्लास्टिक बताइए। नाम है पॉलीविनाइल एसीटेट। ज्यादातर च्युइंगम, ज्यादातर बबल गम में वो बेस के रूप में होता है। आप कहेंगे सर अब पॉलीविनाइल एसीटेट वाला नहीं खाएंगे। दूसरा नाम पॉलीइथिलीन, सुना है? पॉलीइथिलीन जिसको कहते हैं, वो भी कम क्वांटिटी में होती है। तो अगर आप लोग च्युइंगम के बहुत शौकीन हैं तो याद रखिएगा कि प्लास्टिक को भी चबा रहे हैं आप, ठीक है? तो पॉलीविनाइल एसीटेट, पॉलीइथीन, पॉलीइथिलीन कह लीजिए, और पॉलीआइसोब्यूटीन, ऐसे सब्सटेंसेस आपके च्युइंगम में पाए जाते हैं। ये सब प्लास्टिक है, अगर सिंथेटिक रबर को मानने के लिए तैयार नहीं है तो ये भी सच बात है। तो स्टेटमेंट को बाद में देखेंगे, स्टेटमेंट को बाद में देखेंगे। पहला है कि च्युइंगम खाना बंद कर दीजिए, ठीक है? अगर अपने हेल्थ और एनवायरमेंट की परवाह है, पहले अपने हेल्थ की परवाह कर लीजिए, फिर एनवायरमेंट की सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन के नजरिए से परवाह कर लीजिए, तो च्युइंगम खाना बंद कर दीजिए, ठीक है? और तो अब जो है बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट लग रहा है, और स्टेटमेंट 2 जो है वो स्टेटमेंट 1 की सही व्याख्या भी कर रहा है। बात में तो दम है। स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है कि पॉल्यूटेंट है, सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन, ठीक है? और दूसरा, इसमें प्लास्टिक एक गम बेस के रूप में पाया जाएगा। तो आज की इस क्लास के बाद एक-एक च्युइंगम खा करके आप लोग च्युइंगम को अब ना बोल दीजिएगा, उसको अलविदा बोल दीजिएगा। फिलहाल राइट आंसर इज ए। आर वी डन? कई लोगों का सही हुआ है। चलिए अब आते हैं यहाँ पे। ये बिल्कुल उल्टा-पुल्टा मिला करके इन लोगों ने इसको छोड़ दिया था, ठीक है? इसमें से कोई भी सही जवाब नहीं था। इसमें से कोई भी जवाब सही नहीं था। सबसे पहली बात क्या है कि अगर हम इंड्री की बात करें, ठीक है, इंड्री की बात करें जिसको कि ब्राजील के साथ जोड़ा गया है, ठीक है, तो वो लीवर की एक वैरायटी है इंड्री, और ये पाया जाएगा यहाँ, कहाँ? मेडागास्कर में, ठीक है? तो एक पेयर तो यहाँ पे सीधा गलत हो गया। इंडोनेशिया के साथ एल्क को जोड़ दिया गया जो कि नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं, राइट? तो ये भी गलत हो गया। नॉर्थ अमेरिका तो कहीं दूर-दूर से रेस में भी नहीं था, तो ये भी चला गया। और मेडागास्कर के साथ बोनोबो को जोड़ दिया गया जो कि कांगो में पाया जाता है, डीआरसी कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में, तो ये भी हमारा गलत हो गया, राइट? तो बोनोबो एक ग्रेट एप है और कांगो में पाया जाता है, तो ये तीनों के तीनों गलत है, राइट? तो यहाँ पे नन इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। ये काफी ज्यादा, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। एक तो सिकाडा वाला क्वेश्चन और ये दूसरा क्वेश्चन था जहां पर बायोडायवर्सिटी कायदे से एग्जांपल देकर के पूछा गया। और एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं ना, तो इतना एग्जांपल ना तो कोई एक जगह इकट्ठा कर सकता है, ना आप पढ़ पाएंगे, और कोई गारंटी भी नहीं है कि ये एग्जांपल पढ़ लेंगे तो यूपीएससी यहीं से पूछेगी, राइट? राम जी कह रहे हैं सर आप पानी पी लीजिए, बहुत देर से पढ़ रहे हैं, आपका भी गलत हो सकता है। थैंक यू, पी लूंगा, ठीक है? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 डी। अब एक बार हम लोग जल्दी से पीछे जाते हैं और देखते हैं रिवाइज करके। क्वेश्चन नंबर 1 सी था, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट गलत था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में जाएं तो ये बड़ा इजी था, पावर प्लांट यूजिंग फॉसिल फ्यूल, ठीक है? ये सारे के सारे सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल जो लोग लेट से आए हैं उनके लिए। यहाँ पे हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर बेस्ड जो भी होगा वाटर वेपर रिलीज करेगा। उसके बाद पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज के लिए यूज होता है, प्रॉपर उसको हमने डायग्राम बना करके देखा है। ये तीनों इंसेक्ट हैं, इनकी भी कहानी हुई है। च्युइंगम को हमने अलविदा बोल दिया है, ये सही आंसर है क्योंकि इसमें प्लास्टिक पाया जाएगा, और ये भी गलत मैच किए हुए ऑप्शंस थे। अब आ जाते हैं हम बिग कैट्स पर, ठीक है? अब हम आ जाते हैं बिग कैट्स पर। हम लोग लगभग हाफ वे पॉइंट पर आ चुके हैं, बिग कैट्स पर आते हैं और अब देखते हैं। लायंस डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन, बात में सच्चाई है, ठीक है? लायंस का कोई ब्रीडिंग सीजन नहीं होता। लायंस जो है उनका राउंड द ईयर उनका ब्रीडिंग पॉसिबल है, तो लायन का कोई ब्रीडिंग सीजन नहीं होता। दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट। दूसरा, चीता दहाड़ता नहीं है। तो अगर हम बिग कैट्स की बात करें तो वहां पर कायदे से, ठीक है, वहां पे कायदे से चीता को जोड़ना ही कठिन है। मैं अभी कुछ दिन पहले करंट अफेयर की क्लास में करा रहा था कि चीता जो है वो सब फैमिली फेलिनी का मेंबर है। फैमिली तो एक ही है, फेलिडी, लेकिन चीता जो है सब फैमिली फेलिनी का मेंबर है। जबकि अपना लायन, टाइगर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड और यहाँ तक कि क्लाउडेड लेपर्ड जो इंडिया में पाया जाता है, ये सब जो है वो पैंथेरिनी सब फैमिली के मेंबर है। लेकिन चलो बातचीत के लिए हम चीता को भी बिग कैट में रख लेते हैं क्योंकि फेलिडी का मेंबर तो है, बड़े वाली फैमिली का मेंबर है। तो बिग कैट फैमिली में हमने चीता को रख लिया। तो वहां पर दो थोड़े उल्लेखनीय बिग कैट हैं जो बेचारे दहाड़ नहीं पाते। तो बिग कैट के समाज में मुझे लगता है कि इस बात के लिए उनकी थोड़ी हंसी भी उड़ाई जाती होगी, और वो दो हैं। एक है अपना चीता, और जो ऑलरेडी इंडिया में पाया जाता है। चीता तो अभी आया है साउथ अफ्रीका, और कहां से आया है चीता बताइए आप लोग? चीता के दो सोर्सेज कौन कौन से हैं? साउथ अफ्रीका एंड, जल्दी से बताइए।
कितने लोग हैं? साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया, एब्सोल्युटली राइट। तो चीता जो है हमारा नामीबिया और साउथ अफ्रीका से आया है, वो नहीं रोड कर पाता, दहाड़ नहीं पाता। और हमारा स्नो लेपर्ड, ठीक है, जिसकी सबसे बड़ी संख्या लद्दाख में है, लेकिन लद्दाख के अलावा वो जे एंड के यूटी में भी पाया जाता है, हिमाचल में भी पाया जाता है, उत्तराखंड में भी पाया जाता है और अरुणाचल में भी पाया जाता है, ठीक है। तो और सिक्किम में भी पाया जाता है। तो ये जो हमारा स्नो लेपर्ड है वो भी दहाड़ नहीं पाता, जस्ट फॉर योर रेफरेंस। तो हाँ, चीता रोड नहीं कर पाएगा, ठीक है। और तीसरा है कि लेपर्ड्स, जो मेल लेपर्ड हैं, वो अपना टेरिटरी मार्किंग करते हैं कि नहीं करते हैं। तो मेल लेपर्ड भी अपना टेरिटरी मार्क करते हैं, ठीक है। वो ग्राउंड पर, घास की पत्तियों पर या जो छोटी झाड़ियां हैं उनकी पत्तियों पर वो अपना सेंट बेस्ड टेरिटरी मतलब स्मेल बेस्ड टेरिटरी मार्क करते हैं, मोस्ट कॉमनली यूरिनेशन के द्वारा। तो ये अगर हम देखें तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, ठीक है। जो कहता है ना कि अनलाइक मेल लायंस, मेल लेपर्ड डू नॉट प्रोक्लेम देयर टेरिटरी बाय सेंट मार्किंग, ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी के दो स्टेटमेंट हमारे करेक्ट थे। तो अगर हम यहाँ देखें तो केवल 1 एंड 2 आर करेक्ट। इट मींस ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अंडरस्टूड? तो ये है हमारा करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 को लेकर के, ये बिग कैट्स को लेकर के है। और अब अगर हम इंडिया के बिग कैट्स की बात कर लें, तो इंडिया के बिग कैट्स हैं लायंस, दूसरा है टाइगर अपना नेशनल एनिमल, तीसरा है लेपर्ड तेंदुआ, चौथा है स्नो लेपर्ड, पांचवा है क्लाउडेड लेपर्ड, नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है, और अब आ गया चीता। अब आप काउंट कर लीजिए, यूपीएससी ने तो मान ही लिया कि चीता बिग कैट्स में आता है। और ये बात जैसे मैं क्लास ले रहा था, मैंने कहा था कि अगर क्वेश्चन पेपर में चीता बिग कैट में गिनते हुए आ जाए तो आप उसको नाम मत बोलिएगा। ठीक है कि जो जूलॉजी के लोग होते हैं उनको चीता को बिग कैट कहने में कठिनाई होगी, लेकिन फॉर ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस हम लोग चीता को बिग कैट में रखते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई चीता को लेकर के, लायन को लेकर के और लेपर्ड को लेकर के। अब हम आते हैं 100 मिलियन फार्मर्स को लेकर के। 100 मिलियन फार्मर्स की अगर हम बात करें तो ये 2022 की एक इनिशिएटिव है, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF 2022 में ये एक इनिशिएटिव लिया गया था। इसका पर्पस ये था कि जो वर्ल्ड में एक फूड प्रोडक्शन का सिस्टम चलता आ रहा है, उसको कैसे हम इनोवेशन के जरिए, टेक्नोलॉजिकल इनपुट के जरिए कैसे हम उसको पहले नेट जीरो बनाएं। फूड प्रोडक्शन, इसमें कहने की जरूरत नहीं है कि वो वर्ल्ड को चलाते रहने के लिए एक सबसे फंडामेंटल जरूरत है। अगर वर्ल्ड में 7 बिलियन प्लस लोग हैं तो फूड प्रोडक्शन को आप अनदेखा नहीं कर सकते। लेकिन आज की डेट में फार्मिंग एक ऐसी एक्टिविटी बन गई है जहां पर काफी बड़ी क्वांटिटी में ग्रीन हाउस गैसों का एमिशन होता है। ऑन द अदर हैंड, अगर फार्मिंग को कायदे से की जाए, ठीक है, तो वो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में भी हेल्प करता है। आपको याद होगा हम लोगों ने एक इनिशिएटिव किया था करंट वाली क्लास में, कार्बन फार्मिंग की, करेक्ट, डिटेल में किया था कार्बन फार्मिंग को। तो अगर आप सही तरीके से करें तो कल्टीवेशन जो है कहीं ना कहीं वो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में भी मदद करेगा। और अगर हम पुराने तौर तरीकों को अपनाते रहें तो उससे मीथेन भी रिलीज होगा, जब आप क्रॉप रेजिड्यू को बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होगा और बहुत कुछ। तो ये जो हमारा 100 मिलियन फार्मर इनिशिएटिव है, वो दुनिया के कम से कम 100 मिलियन फार्मर, 100 मिलियन का मतलब क्या होता है, 1 मिलियन का मतलब है 10 लाख, 10 मिलियन का मतलब होता है 1 करोड़, और 100 मिलियन का मतलब है 10 करोड़। तो दुनिया के 10 करोड़ फार्मर्स को इस तरह से ट्रेन करना, इस तरह से उनके फार्मिंग टेक्निक्स में इनोवेशन को और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड्स को इंक्लूड करना, जिससे कि उनके द्वारा की गई फार्मिंग जो है वो सबसे पहले तो कार्बन न्यूट्रल हो जाए, और होना हो तो वो नेचर पॉजिटिव हो जाए। नेचर पॉजिटिव का मतलब कि जहां तक मुमकिन हो, ठीक है, जहां तक मुमकिन हो वो कार्बन तो एक्स्ट्रा इमिट करे ही नहीं, बल्कि कुछ एक्स्ट्रा कार्बन या कुछ एक्स्ट्रा जो एनवायरमेंट को डैमेज हो रहा है उसको वो पॉजिटिव में बदल दे। एंड एट द सेम टाइम वो क्लाइमेट रेजिलिएंट हो। क्लाइमेट चेंज हो रहा है और आज की डेट में लगभग 1 महीने का वक्त हो गया, लगभग पूरा का पूरा इंडिया हीट वेव से ग्रसित है। क्लाइमेट चेंज का इससे स्ट्रॉन्ग एविडेंस क्या ही हो सकता है, ठीक है। कल का न्यूज़ पढ़ रहे थे तो नैनीताल, मसूरी और हिमाचल में 40 के आसपास का टेंपरेचर चल रहा है। तो क्लाइमेट चेंज तो है, तो ये एग्रीकल्चर क्लाइमेट रेजिलिएंट भी होनी चाहिए। तो एग्रीकल्चर जो नेट जीरो भी है, नेचर पॉजिटिव भी है और क्लाइमेट रेजिलिएंट भी है, तो साल 2030 तक क्या हम 10 करोड़ फार्मर्स का एक ऐसा नेटवर्क कर सकते हैं जो इस तरह के एग्रीकल्चर मॉडल को कर दिखाएं। दिस इज आवर 100 फार्मर इनिशिएटिव। अब जब ये नॉलेज आ गया तो देखते हैं कि ये 2022 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में लॉन्च किया गया था फॉर द ईयर 2030। और अब देखो, it is a platform for accelerating transition towards food and water system that are net zero, nature positive and that aims to increase farmer resilience। यहाँ पे तो ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी। फर्स्ट स्टेटमेंट अगर ये स्टोरी पता है तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन एक बार पढ़ लेना चाहिए क्योंकि कई बार एक ही स्टेटमेंट हमें सही लगता है और हम उस पर जंप कर जाते हैं और बाद में पता चलता है कि यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ी होगी। तो दूसरा कि इंटरनेशनल अलायंस है और नेटवर्क ऑफ इंडिविजुअल एंड फार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन है इंटरेस्टेड इन सपोर्टिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक एनिमल हस्बेंड्री। बिल्कुल नहीं, ऑर्गेनिक एनिमल हस्बेंड्री इतना आसान भी नहीं है। फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल नहीं, कोई ऐप और कोई डिजिटल सोशल प्लेटफॉर्म नहीं है। एंड इट इज अ प्लेटफॉर्म विद द मिशन टू एनकरेज द फार्मर्स टू फॉर्म फार्मर प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल नहीं, अगर आपको पता है तो आप कहीं कंफ्यूज नहीं होंगे। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ये लॉन्च एक इनिशिएटिव था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है हमारा ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि वितरित ऊर्जा संसाधन। तो भाई दुनिया में दो ही तरह के ऊर्जा संसाधन होते हैं, पहला होता है सेंट्रल, दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटेड। सेंट्रल पे हमारी डिपेंडेंस आज हद से ज्यादा है, ठीक है, सेंट्रल पर हमारी डिपेंडेंस हद से ज्यादा है। सेंट्रल का मतलब क्या हुआ, आपके और हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी कैसे आती है, पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। वो पावर प्लांट कोल बेस्ड थर्मल पावर हो सकता है, वो पावर प्लांट न्यूक्लियर हो सकता है, वो पावर प्लांट हाइड्रोइलेक्ट्रिक हो सकता है। फिर ग्रिड के थ्रू वो पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है, आपके शहर तक आती है, आपके शहर से फिर ट्रांसफार्मर्स और वायर के नेटवर्क के थ्रू, केबल के नेटवर्क के थ्रू आपके घर तक आती है। ये क्या हुआ, सेंट्रलाइज हुआ। पावर कहां प्रोड्यूस हुआ, पावर प्रोड्यूस हुआ दूर के किसी पावर प्लांट में, वहां से ग्रिड होते हुए आपके शहर और आपके शहर से आपके कॉलोनी और आपके कॉलोनी से आपके घरों में ये इलेक्ट्रिसिटी आती है। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटेड। मेरे घर पर एक सोलर पैनल लगा हुआ है, सोलर पैनल का पूरा एक लंबा चौड़ा सेटअप लगा हुआ है, इतना कि अगर किसी दिन अच्छी धूप आई है तो मेरे घर का पूरा नीड उससे फुलफिल हो जाएगा। उल्टा उससे मैं बैटरी भी चार्ज करके पावर को स्टोर कर सकता हूं। तो ये क्या हुआ, मेरे घर का अपना सोलर पैनल है, आपके घर का अपना सोलर पैनल है, तो वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। मैं किसी सेंट्रल सोर्स पर आधारित हूं ही नहीं, ठीक है। इसी तरह से गांव में
अगर मैं बायोगैस का इस्तेमाल कर रहा हूं और बायोगैस से मैं पावर जनरेट कर रहा हूं और एक गांव में बायोगैस का एक प्लांट है, बायोगैस से आप पावर जनरेट कर रहे हैं, तो व्हाट डज इट मीन? इट बेसिकली मींस कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस गांव की डिपेंडेंस जो है वो आउटसाइड वाटर के सोर्स, आउटसाइड पावर के सोर्सेज पर अब रही नहीं गई। तो वो क्या हुआ? इसी तरह से मान लो कोई गांव है, वो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट गवर्नमेंट के इंसेंटिव से, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव और हेल्प से लगाता है, तो भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, वेस्ट टू पावर है, उस जगह की जरूरत पूरी हो रही है। तो ये सब क्या हुआ? ये सब डिस्ट्रीब्यूटेड है, सेंट्रलाइज सोर्स से नहीं आ रही है। और अब देख लो क्या क्या है। बैटरी स्टोरेज, बिल्कुल, है ना? आप बैटरी में स्टोर करके जहां मर्जी ले जाओ, ठीक है? बड़े बड़े बैटरी खरीद करके आप जहां मर्जी ले जाइए, तो दैट इज व्हाट, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, और वो आपके पावर सोर्स की जरूरत पूरी करता है। बायोमास जनरेटर, बिल्कुल, जो बायोमास से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेगा। तीसरा, फ्यूल सेल अलग अलग तरीके के, ये भी। चौथा, रूफटॉप फोटोवोल्टाइक यूनिट्स, ये सब के सब डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है? ये सब के सब ये डिस्ट्रीब्यूटेड सोर्सेज हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या ऑप्शन होगा? डी। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो मेरा पर्पस ये है कि हम यहाँ पे सिर्फ आंसर मैं आपको बता दूं, वो मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि मैं आपको वो टॉपिक बता दूं, और टॉपिक बताने के बाद आप खुद आंसर पर आ जाएं कि आप भी आश्वस्त हो जाए कि हाँ, इस बात में तो दम है, यही आंसर होगा, ठीक है? तो आप में से बहुत लोगों का सही हो रहा है, राइट? तो दैट इज वेरी वेरी गुड। अच्छा, एक चीज मैं थोड़ा सा समझा दूं। निकिता कह रही है कि 40 से 50 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। बेटा, उतना कम सॉल्व करोगे तो कट नहीं कर पाओगे। वो कहने सुनने की थ्योरेटिकल बात होती है कि कट ऑफ 80 टू 90, 90 टू 100 जाएगा तो 50 क्वेश्चन आप अटेंड करोगे। 50 क्वेश्चन का मार्क्स इकट्ठा करना पड़ता है, जिसके लिए आपको उससे कहीं बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। मैं इसलिए इस बात में जंप कर गया क्योंकि किसी भी फ्रेशर को जो 2026, 27, 28 के लिए प्रिपेयर कर रहा है, उसको ये मैसेज ना जाए कि 50 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। तो इसलिए मैंने क्लियर कर दिया, और शायद निकिता भी यही मीन कर रही थी। निकिता भी यही मीन कर रही थी कि भाई 50 क्वेश्चन का मार्क्स आपको अर्जित करना पड़ेगा पीटी क्लियर करने के लिए, जो कि बात में दम है। चलो, तो ये सब के सब हमारे जो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटेड सोर्सेज में आ जाएंगे। अगला चलते हैं। ये जो है हमारा, ये बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड आखिरी ऐसा सवाल था जहां पर एग्जाम्पल की जरूरत थी, ठीक है? ये आखिरी ऐसा सवाल था। सो ये है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष एक ऐसे कीट के साथ एक अद्वितीय संबंध को दर्शाता है जो इस वृक्ष के साथ सह विकसित हुआ है, और वह एकमात्र कीट इस पेड़ को परागित कर सकता है? तो एक्चुअली जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट है ना, एक्चुअली जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट है, वो फ्लावरिंग प्लांट बहुत सारे कीटों के साथ, बहुत सारे इंसेक्ट के साथ एक्चुअली सह विकसित हुए तो हैं, ठीक है? उनके साथ वो सह विकसित हुए तो हैं। एक सेकंड रुक जाए। तो उनके साथ सहविकसित तो हुए हैं इन द सेंस, ठीक है? इन द सेंस कि ऑर्किड जो है हमारे, ऑर्किड, वो कुछ ऐसे इंसेक्ट के साथ वो सहविकसित हुए हैं। ऑर्किड के बहुत बड़े खूबसूरत फूल होते हैं, वो ऐसे इंसेक्ट के साथ सहविकसित हुए कि उन इंसेक्ट के बगैर उनका परागण ही ना हो। कभी आप एक चीज देखिएगा, अगर आपके घर पे कोई शादी, फंक्शन, पूजा पाठ हो और आपके घर पे बहुत सारी गेंदे की लड़ियां लगी हो, गेंदे की लड़ी, ठीक है? जब पूजा या फंक्शन हो जाए तो आप गेंदे की लड़ी को कुछ दिन हटाइएगा, 2-3 दिन मत हटाइएगा। आप देखिएगा कि पता नहीं कहां से उन गेंदे की लड़ियों के पीछे काफी सारी मधुमक्खियों का आना हो जाता है वहां पर, ठीक है? काफी सारी मधुमक्खियां वहां आ जाती हैं, क्योंकि मधुमक्खियां उनके परागण में, उनके पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं। लेकिन मधुमक्खियों के साथ एक्सक्लूसिव रिलेशन नहीं है, ठीक है? मधुमक्खियों के साथ एक्सक्लूसिव रिलेशन नहीं है। मधुमक्खियां औरों की भी पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं, लेकिन मधुमक्खियों को एफिनिटी है येलो फ्लावर के साथ, ठीक है? मधुमक्खियों को एक एफिनिटी है येलो फ्लावर के साथ। तो यहाँ पर अगर हम ट्रीज की बात कर लें, ठीक है? यहाँ पर अगर हम लोग ट्रीज की बात कर लें, तो ट्रीज में जो अपना अंजीर का ट्री है, फिग का ट्री है, उसके साथ वास्प, जो पीले रंग का इंसेक्ट होता है, जिसको नॉर्थ इंडिया में ततैया कहते हैं, जो काट ले, डंक मार दे, काटता नहीं है, डंक मारता है, तो एकदम से लाल रंग का सूज जाता है, ठीक है? तो वो जो ततैये होते हैं जिनको हम वास्प कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है? ये वास्प अंजीर के पॉलिनेशन के लिए एसेंशियल है। तो अगर अंजीर के ट्रीज हैं तो उनके आसपास जो, जब उनका फ्लावरिंग सीजन होगा तो वहां पर ततैये काफी सारे मिलेंगे, सोच समझ के जाइएगा, ठीक है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा फिग, और वास्प जो है इसका पॉलिनेटर है, ठीक है? तो फिग इज द राइट आंसर हियर। फिग ट्री और फिग वास्प, और ये बड़ा ही, ठीक है, और ये बड़ा ही वेल स्टडीड एग्जांपल है। ये बड़ा ही वेल स्टडीड एग्जांपल है, जिसके बारे में टेक्स्ट बुक वगैरह में डायग्राम मिल जाएंगे आपको, जिसमें आपको टेक्स्ट बुक में डायग्राम मिल जाएंगे कि कैसे फिग के साथ ये वास्प का रिलेशन होता है, ठीक है? तो ये हमारा 12th क्वेश्चन था। तो ये थोड़ा एक कह लीजिए, ठीक है? ये थोड़ा सा आप कह लीजिए कि ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो कि थोड़ा सा एग्जाम्पल बेस्ड था, जरूरी नहीं था कि एज यूपीएससी एस्पिरेंट आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है? तो ये हो गया हमारा। अब हम आते हैं 13th क्वेश्चन पर। यहाँ पर पक्का यूपीएससी डिस्प्यूट क्रिएट करेगी, लेकिन उसको जब यूपीएससी डिस्प्यूट क्रिएट करेगी तो देख लेंगे, ठीक है? तो सबसे पहला, इन तीनों को कंसीडर करिए, बटरफ्लाइज, तितलियां, फिश, मछलियां एंड फ्रॉग्स। और उसके बाद कहता है कि इन तीनों में से कितने में जो है सो पॉइजनस स्पीसीज पाई जाएंगी। तो सच्चाई यह है कि पॉइजनस स्पीसीज तीनों में पाई जाती हैं, लेकिन जो बटरफ्लाई का जो पॉइजन होता है वो लीथल पॉइजन नहीं होता है। लेकिन वो कुछ बटरफ्लाइज में ऐसे केमिकल्स होते हैं जिससे कि उनको खाने वाली जो बर्ड्स होती हैं उनको बहुत ही ज्यादा बिटर टेस्ट मिलता है, बहुत ही कड़वा टेस्ट मिलता है, और सिर्फ कड़वा टेस्ट नहीं मिलता है, थोड़े वक्त के लिए उन बर्ड्स की तबीयत भी खराब हो जाती है। तो दैट मींस बटरफ्लाइज को हम पॉइजनस मान सकते हैं, कुछ बटरफ्लाइज को, ठीक है? लेकिन वो लीथल पॉइजन नहीं है। अब यहाँ पे क्या पॉइजन वही है जो मार दे, या क्या पॉइजन वो भी है जो आपको बीमार कर दे? ये सारी चीजें अब यूपीएससी तय कर ले कि वो क्या मीन कर रही थी। एक और ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे दो इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। मैं इंटरप्रिटेशन ले रहा हूँ कि ये भी पॉइजनस हो सकती है। अगर हम फिशेस की बात कर लें, ठीक है, तो पफर फिश का एक एग्जाम्पल सामने आता है, ठीक है? पफर फिश का एक एग्जाम्पल आता है जो कि वेल नोन पॉइजनस फिश है, और फ्रॉग में डार्ट फ्रॉग का एक एग्जांपल आता है जो वेल नोन पॉइजनस है। तो अगर हम वैसे देखें तो सी इसका राइट आंसर है। अगर यूपीएससी इसको मानने के लिए तैयार नहीं हो तो बी होगा, लेकिन मुझे कुछ तो देना है, तो मैं कहूंगा सी
और यूपीएससी इसको अगर बी करना चाहे, लेकिन मेरा वोट यहाँ पे गया है, ये आपको पता होना चाहिए। 1 साल के बाद हो सकता है कि यूपीएससी के सोल्यूशन के बाद मैं गलत साबित हूं, लेकिन एज अ टीचर ऑफ साइंस आई विल बी बेसिंग माय आंसर ऑन द एविडेंसेस व्हिच आई हैव गॉट टुडे। आज जो मेरे पास फैक्ट्स हैं उनके बेस पर मैं अपने आंसर को डिसाइड कर रहा हूं। यूपीएससी का इंटरप्रिटेशन हो सकता है कि नहीं, अगर ये अपने प्रेडेटर को मारता नहीं है तो ये पॉइजनस नहीं है, तो ठीक है, उस दिन मैं कह लूंगा कि भाई मेरी ये सोच थी, यूपीएससी ये कह रहा है, नहीं गलत था, यूपीएससी ही सही है। लेकिन फॉर टुडे आई वुड एक्चुअली से कि ऑल 3 पर मेरा वोट जा रहा है, ठीक है। तो ये शायद हो सकता है, ठीक है, ये शायद यूपीएससी की पसंद होगी, लेकिन वो अगले साल पता चलेगा आपको। ये मेरी पसंद है, ठीक है, जहां पे एरो जा रहा है वो मेरी पसंद है। आर यू क्लियर? चलिए, अब आता है कि भाई काजू कहाँ का नेटिव है, ठीक है। दूसरा आता है कि पपाया कहाँ का है, और तीसरा आता है कि रेड सैंडल्स कहाँ का है। तो ये तो पक्का है कि अगर हम काजू की बात कर लें, ठीक है, ये तो पक्का है कि अगर हम काजू की बात कर लें तो वो इंडिया का नहीं है, काजू ब्राजील का है, अमेज़न रेन फॉरेस्ट का वो नेटिव है। अगला क्वेश्चन, दूसरा पपीता कहाँ का है? मेक्सिको, सेंट्रल अमेरिका, कैरिबियन आइलैंड्स, पपीता वहाँ का है। और आज भी माना जाता है कि दुनिया के सबसे टेस्टी पपीता आपको कैरिबियन आइलैंड्स में मिलेंगे। बहुत लोगों को पपीते का फल अच्छा ही नहीं लगता, तो उनको एक बार कैरिबियन पपीता खिला करके देख लिया जाए कि उनको वो भी पसंद आता है कि नहीं। अगर वो पसंद नहीं आए तो आप समझ जाइएगा कि फिर वो पपीता के लिए नहीं बने हैं, ठीक है। तो कैरिबियन पपीता को माना जाता है कि वो बहुत ही शानदार होता है। कैरिबियन आइलैंड्स में 3-4 और फल हैं जो बड़े अच्छे मिलते हैं। कैरिबियन आइलैंड्स में आपको बहुत शानदार मैंगो मिलते हैं, और अमेरिकन मार्केट में कैरिबियन मैंगो की ठीक-ठाक डिमांड है। इंडियन मैंगो फ्लेवरफुल होते हैं, कैरिबियन मैंगो बड़े जूसी होते हैं। दूसरा, कैरिबियन आइलैंड में एक खास तरीके का लीची भी मिलता है, जो कि हमारी लीची से बड़ा अलग होता है, लेकिन हमारी लीची जैसा फ्लेवरफुल नहीं होता है। और जब हम हमारी लीची की बात करते हैं, तो बिहार के मुजफ्फरपुर बेल्ट में शाही लीची बनती नहीं है, सॉरी, शाही लीची के बागान हैं और बहुत सारे बागान हैं, राइट? और वो जो है ज्योग्राफिक इंडिकेशन, जीआई टैग्ड है। दुनिया की सबसे शानदार लीची में से एक, या दुनिया की दी बेस्ट लीची, शाही लीची। तो कैरिबियन लीची उसका मुकाबला नहीं करेगी। ईस्टर्न एशिया में रंबुटान होता है, वो भी उसका मुकाबला नहीं करेगी, लेकिन माना जाता है कि कैरिबियन लीची में भी दम है, ठीक है? तो हमारा पपीता भी इधर का नहीं है, लेकिन रेड सैंडर्स शुद्ध इंडियन वेस्टर्न घाट का है। तो कैश्यू, ब्राजील एंड अमेज़न रेन फॉरेस्ट, मेक्सिको, सेंट्रल अमेरिका वगैरह वगैरह, और रेड सैंडर्स इंडिया, वेस्टर्न घाट्स। तो हाउ मेनी ऑफ द अबव आर एक्चुअली इंडिया के ही नेटिव हैं? क्या आंसर होना चाहिए यहां पे? व्हाट शुड बी द आंसर? ए, करेक्ट। अगर ये गलत हुआ है तो अपने आप को दोष मत दीजिएगा, ये कोई खास पढ़ने पढ़ाने की बात थी नहीं। आपको बस ये पता होना चाहिए था कि रेड सैंडर्स यहाँ का नेटिव है। लेकिन जब आप काजू पपीता के लेवल पे आते हैं, तो क्या भरोसा है कि अगले साल आपसे सेब, नाशपाती, संतरा भी पूछ लिया जाए और पूछा जाए कि भाई ये इंडिया का नेटिव है कि नहीं है। इट इज वेरी हार्ड टू प्रेडिक्ट, इट इज वेरी हार्ड टू प्रेडिक्ट। अगर हम कंजर्वेशन के नजरिए से देखें तो पपीते को कोई खास कंजर्वेशन की जरूरत नहीं है, कैशू को कोई खास कंजर्वेशन की जरूरत नहीं है। तो ये ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ने की जरूरत थी टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, ठीक है। अगर आप वास्तव में हॉर्टिकल्चर में आपकी दिलचस्पी है, हॉर्टिकल्चर का मतलब एग्रीकल्चर का वो ब्रांच जहाँ पे फूल, फल और सब्जियों की बात होती है, राइट? तब तो ये सब आपको पता होना चाहिए, आम कहाँ का है, पपीता कहाँ का है, नाशपाती कहाँ का है, संतरा कहाँ का है। नहीं तो ये सब पता नहीं होना चाहिए। तो आई एम सॉरी, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन, ठीक है ना, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। मैं एकदम खुल के कह रहा हूँ, ये अच्छे क्वेश्चन का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर ए है हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है परफ्लोरो या पॉलीफ्लोरो एल्काइल सब्सटेंस, जिसको कहते हैं पीएफए, ठीक है, पीएफए। अब रामजी दीदी पूछे सर आप इस बार मुजफ्फरपुर का लीची खाए कि नहीं खाए? अरे जब इतनी तारीफ कर रहे हैं तो अपने अनुभव से ही तो तारीफ करेंगे ना, ठीक है। चलो, पीएफए, परफ्लोरोएल्काइल या पॉलीफ्लोरोएल्काइल सब्सटेंस, ठीक है, जो कई तरह के कंज्यूमर गुड्स में, कई तरह के उपभोक्ता उत्पादों में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। सबसे पहले तो ये जान लो कि इसको प्यार से कहते हैं फॉरएवर केमिकल्स। जैसे ही सुनोगे फॉरएवर केमिकल्स, फॉरएवर केमिकल का मतलब क्या है? ऐसा रसायन जो सदा सर्वदा के लिए है। सुनते ही कान खड़े हो गए, ठीक है, इनको हम कहते हैं फॉरएवर केमिकल्स। एक अगर इसका दूसरा नाम आपने, ठीक है, एक अगर आप दूसरा नाम जैसे ही जानते हैं, आप देखो कि इसमें कितने ऑप्शन आपको समझ में आने लगे। पहला, नॉट इजीली डिग्रेडेड इन द एनवायरमेंट, बिल्कुल सही, करेक्ट, क्योंकि नाम ही है फॉरएवर केमिकल, सदा सर्वदा का रसायन, तो ये डिग्रेड हो जाएगा तो सदा सर्वदा तो नहीं रहेगा। पॉइंट नंबर 1, ठीक है। दूसरा, कि भाई ये यूज कहां होता है? तो आपने देखा है ऐसे बर्तन जो ये दावा करते हैं कि इसमें खाना नहीं चिपकेगा, जिसको कहते हैं नॉन स्टिक कुकवेयर, वहां पे। फिर पानी के पाइप, जिसके अंदर से जंग नहीं लगेगा, जिसके अंदर काई नहीं जमेगी, ठीक है। काई का मतलब कि वो एल्गी का स्लाइम नहीं जमेगा। तो पानी के पाइप भी कोटेड आते हैं पीएफए मटेरियल से, अंदर से प्लास्टिक वाले। वर्षों वर्षों तक उसमें काई नहीं लगेगी, प्लास्टिक का तो जंग तो लगेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये पानी के टंकी, जब ये दावा करते हैं कि उसमें भी काई नहीं लगेगी, करेक्ट। तो अगर ये सब चीजें हैं तो जाहिर है कि ये फॉरएवर है, और ये धीरे धीरे वाटर बॉडीज में भी आएंगे। जब आप नॉन स्टिक बर्तनों को धोएंगे तो धीरे धीरे उसकी कोटिंग हटेगी और वो आपके किचन के पानी से बहता बहता नदियों तक पहुंच ही जाएगा, और एक दिन वो अंडरग्राउंड मटेरियल में भी होगा। तो दे आर फाउंड टू बी वाइड स्प्रेड इन ड्रिंकिंग वाटर। भाई पाइप का अंदर का लेयर ही बना है, ठीक है। उसके बाद फूड और फूड के पैकेजिंग मटेरियल में भी जम के यूज करते हैं, राइट। बहुत सारे प्लास्टिक के बर्तनों में पीएफए होता है, तो है तो पीएफए। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। और चूंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अल्काइल सब्सटेंसेज है, तो इनकी एक विशेष प्रवृत्ति होती है कि हमारे बॉडी के वसा के साथ, हमारे बॉडी में जो लिपिड होती है उसके साथ उनकी कुछ खास एफिनिटी होती है। हमारे बॉडी में जो लिपिड होता है उनके साथ थोड़ी इनकी एफिनिटी होती है, और उसकी वजह से हमारे बॉडी के लिपिड में, ठीक है, हमारे बॉडी के लिपिड में वो जमा होती जाती है। उसको हम कहते हैं बायो एक्यूमुलेशन, ठीक है। कि जैव संचय हो सकता है, बायो एक्यूमुलेशन इनका मुमकिन है। तो पीएफए से तीनों चीजें होती हैं, डन। पीएफए से तीनों चीजें होती हैं, मतलब कि ये वाइड स्प्रेड है,
डिग्रेड नहीं होगा और ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट होगा। इसके हेल्थ इंप्लीकेशंस बहुत ठीक से पता नहीं है, लेकिन कोई फायदेमंद तो नहीं होगा, पक्के तौर पे नहीं होगा फायदेमंद। ठीक है, तो वेल ये है हमारा पीएफए। तो यहाँ पर 1, 2 एंड 3 आर ऑल करेक्ट। ठीक है, 1, 2 एंड 3 आर ऑल करेक्ट। यहाँ पर बहुत लोगों ने तरह तरह के आंसर दिए हैं। उन सब लोगों को बोलूंगा कि एक बुक आती है सोलोमन की, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। दुनिया भर में प्रोफेसर और स्टूडेंट जिनको भी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में दिलचस्पी होती है वो ये किताब उठा करके पढ़ते हैं। बहुत ही अथॉरिटेटिव किताब है, वहाँ पे देख लीजिएगा। पीएफए पर 4 पेजेस दिए हुए हैं और वहाँ से ये सारी चीजें आपको अथॉरिटेटिव तरीके से मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पीएफए का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है थोड़ा सा क्या ये क्वेश्चन ऐसा है जो कि थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। कंट्रोवर्शियल क्यों है उसको जरा समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसमें दो तरह के इंटरप्रिटेशन मुमकिन है इस क्वेश्चन में, गौर करिएगा मेरे साथ। दो तरह के इंटरप्रिटेशन है। ये 4 तरह के ऑर्गेनिज्म दिए हुए हैं। ठीक है, पहला कैराबिड बीटल, सेंटीपेड, फ्लाइज, टर्माइट और वास्प। उसके बाद कहता क्या है कि पैरासिटॉइड स्पीसीज आर फाउंड इन हाउ मेनी ऑफ द अबव काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो पहला जो इंटरप्रिटेशन होता है कि ये 4 तरह के ऑर्गेनिज्म है, 5 तरह के ऑर्गेनिज्म है, इनमें से कितने ऐसे ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं जो पैरासिटॉइड हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि पैरासिटॉइड क्या बला होते हैं। तो पैरासिटॉइड ऐसे पैरासाइट होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म पे लग जाते हैं और उसके बाद वो इतने लंबे वक्त तक और इतनी ज्यादा पैरासिटिक एक्टिविटी करते हैं, न्यूट्रिशन को लेने का काम करते हैं कि जो इनका होस्ट होता है उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, इनका जो होस्ट होता है उसकी डेथ हो जाती है, तो उसको कहते हैं पैरासिटॉइड। तो एक खास तरह का पैरासाइट जिसके पैरासाइटिक एक्टिविटी से होस्ट की हो जाती है डेथ। तो पहला सवाल तो ये है कि इनमें से कौन है, इनमें कौन कौन पैरासिटॉइड जैसा व्यवहार दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं कि उपयुक्त उपर्युक्त जीवों में से कितने प्रकार में पैरासिटॉइड स्पीसीज पाई जाती है। तो पहला है कि भाई इनमें से कौन कौन से पैरासिटॉइड व्यवहार दिखाते हैं। पहला, अगर वो वाली बात आ जाए कि इनमें से कौन कौन से पैरासिटॉइड व्यवहार दिखा सकते हैं, तो वहां पर आंसर है सिंपल, ये दो, मक्खियां और वास्प। ठीक है, तो इसका मतलब है केवल दो। ठीक है, मतलब कि कौन कौन, ये वाला, कौन कौन इसमें पैरासिटॉइड व्यवहार दर्शा सकते हैं। लेकिन अभी सुनो, कई लोग कह रहे हैं गलत हो गया मेरा, लेकिन जरा एक बार सुनो। इस क्वेश्चन को रीड करने का दूसरा तरीका हो सकता है कि कितने प्रकार में पैरासिटॉइड स्पीसीज पाई जाती है, मतलब कि कितने प्रकार में इन पर पैरासिटॉइड लग गया है और इनकी मौत का कारण बनेगा। समझ रहे हो, कितने प्रकार में पैरासिटॉइड स्पीसीज पाई जाएंगी, मतलब इन पर एक पैरासिटॉइड लग गया और वो इनकी मौत का कारण बनेगा। तो वहां पर आंसर हो जाएगा ऑल। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं दूसरे कलर का पेन लूं और कहूं कि कितनों पर पैरासिटॉइड लग जाएगा, इनमें से इन 5 में से कितनों पर पैरासिटॉइड लग जाएगा, तो आंसर है सब पर। समझ रहे हो आप, तब आंसर हो जाएगा सब पर। अब इस क्वेश्चन को पढ़ने का दो तरीका, अब ये ना तो इंग्लिश में क्लियर हो रहा है ना हिंदी में क्लियर हो रहा है। पैरासिटॉइड स्पीसीज आर फाउंड इन हाउ मेनी ऑफ द अबव काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ज्यादा तो मुझे लग रहा है कि यही पूछ रहा था, तब तो आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, कि इनमें से कितने ऐसे हैं जो पैरासिटॉइड व्यवहार दर्शाएंगे, लेकिन कितनों के अंदर पैरासिटॉइड पाया जाएगा। ठीक है, कितने प्रकार में पैरासिटॉइड स्पीसीज पाई जाएंगी, तो भाई सब में पाई जाएंगी। तो अगर ये दूसरा इंटरप्रिटेशन हुआ तो सब पर, अगर सब पर होगा तो डी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, और अगर ओनली 2 पर होगा तब ए आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए कि यूपीएससी क्या कहता है, उस पर हम लोग जाएंगे, डी या ए। ठीक है, तो ये है। और बाकी गूगल और चैट जीपीटी जैसे आंसर्स को मैं तवज्जो नहीं देता। जब मैं इस क्लास को लेने आया था तो मैं एंटोमोलॉजी की बुक में देख करके कायदे से रेफर करके आया हूं और तब ये ले रहा हूं। बाकी गूगल चैट जीपीटी जो मर्जी आंसर दे दे, मैं उससे बिल्कुल भी तारुफ नहीं रखता। आप ये समझ लीजिए कि जो एंटोमोलॉजी, जो इंसेक्ट को डिस्क्राइब करने वाली जो सबसे अथॉरिटेटिव बुक है, वहां से, ठीक है, वहां से इसको रेफर करके और कंसल्ट करके आया हूं। ठीक है, तो पैरासिटॉइड वाला मामला हो गया हमारा। अब इसके बाद हम आते हैं 2 आसान क्वेश्चन हो गए। ठीक है, कि मूंगफली, ऑर्सग्राम जिसको हिंदी में कुल्थी कहते हैं, और सोयाबीन, ठीक है, ये तीनों ही मटर की फैमिली के मेंबर के हैं। मटर की फैमिली को हम फैबेसी कहते हैं। फैबेसी जाना तो जाता है दलहनों के लिए। दलहन का मतलब जिनसे आप दाल लेते हैं। मटर हो गया, ठीक है ना, फिर मूंग हो गया, तो जाना तो जाता है इन सबों के लिए, बट एट द सेम टाइम, ठीक है, एट द सेम टाइम इसी फैमिली का मेंबर सोयाबीन भी है। सोयाबीन की दाल तो नहीं, लेकिन सब्जी तो बनती ही है। ठीक है, हॉर्स ग्राम इसी का है। ग्राउंड नट मूंगफली, इसका दाल नहीं बनेगा, ये काफी फैटी होता है, इससे ऑयल निकलता है और ऐसे हम खाते हैं फुर्सत में, है ना। तो ये तीनों के तीनों फैबेसी के मेंबर हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका सी। ठीक है, और अब है हमारा लास्ट। इस पर इतना सा कंट्रोवर्सी है, लेकिन वो कंट्रोवर्सी के लायक है नहीं। ठीक है, तो एक लाइन में मैं बता दूं, ये है फ्रूट बैट, ये जो है ना, द इंडियन फ्लाइंग फॉक्स, ये एक प्रकार का क्या है, चमगादड़ है। ठीक है, बैट, और ये खाता है फ्रूट, तो इसीलिए इसको कहते हैं फ्रूट बैट। ठीक है, अब चलिए, अब जरा स्टेटमेंट को देखें। कहने के लिए फ्लाइंग फॉक्स है क्योंकि इसके चेहरे को देखोगे ना तो लोमड़ी की तरह दिखेगी, लेकिन है क्या, चमगादड़ है। ठीक है, तो देखो इंडियन फ्लाइंग फॉक्स अन्य जंतुओं का रक्त पीता है। अरे बिल्कुल नहीं, कोई रक्त वक्त नहीं पीता, ये बेचारा फल खाता है, क्यों इसका नाम खराब कर रहे हो। ठीक है, कई लोग सी देने लग गए। ठीक है, बेबी राज खासतौर पर सी के साथ 100% भी लगा रहे हैं, देखते हैं क्या सच्चाई है। ठीक है, तो ये किसी का भी कोई रक्त वक्त नहीं पीता। ठीक है, फलाहारी है, वेजिटेरियन टाइप का थोड़ा। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया।
अच्छा, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत वर्मिन के कैटेगरी में रखा गया है, जिससे आपको परेशानी होती है। पीड़ित जंतु है, वर्मिन है, ठीक है। क्या सच में वर्मिन है? अब सुनो, यहां पर कलर जरा चेंज कर लो। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 5 में जहां पे वर्मिन्स थे, ठीक है, वहां पर फ्रूट बैट, रैट्स, कॉमन क्रो वगैरह आते थे, ठीक है। तो जैसे ही फ्रूट बैट पता चला, बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए, ये देखो, और खुश होकर के थोड़ा उछलने भी लगे। बट यहां पर आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, नहीं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अमेंडेड इन 2022, और यही हमारा फ्रूट बैट जो है वो आ गया है शेड्यूल 2 में, और ये है और संरक्षित। पहले एक्चुअली इसको वर्मिंग में रखा था क्योंकि ये बागानों पर हमला कर देता था, इसलिए। लेकिन अब इसको ये समझ लिया गया है कि ये जो हमारा फ्रूट बैट है ना, ये की स्टोन स्पीसीज है, सीड को फैलाने में मदद करता है वगैरह वगैरह। तो इसको आप एक वर्मिंग की नजर से नहीं देख सकते हैं, ये पूरे इकोसिस्टम को मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये चीज आती है। तो फ्रूट बैट, ठीक है, फ्रूट बैट जो है, ये फ्रूट बैट आते हैं कहां से? ये फ्रूट बैट आज की डेट में संरक्षित है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी, फर्स्ट स्टेटमेंट भी गलत है, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट भी गलत है, ठीक है। तो अब अगर हम थोड़ा सा यहां पर आ जाएं, नहीं ये तो गलत हो गया, इसको हमने यहां से, अच्छा रुकिए, हाँ। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट भी जो है गलत है। और फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों गलत है? फर्स्ट स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि ये आज की डेट में वर्मिंग नहीं है, ये आज की डेट में ये वर्मिंग नहीं है। ये जो है, दोनों ही स्टेटमेंट यहां पे गलत है। लेकिन अब अगर आप यहां पर देखें तो ये अप्लाई नहीं होता, ये अप्लाई नहीं होता, क्योंकि दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं, यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट गलत है। फिर कथन एक सही है लेकिन कथन दो सही नहीं है, आज की डेट में ये भी सही नहीं अप्लाई होता। कथन एक सही नहीं है लेकिन कथन दो सही है, ठीक है। अब कथन एक सही नहीं है लेकिन किंतु कथन दो सही है, ये तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि कथन दो ये तो ब्लड पीता ही नहीं है। यू अंडरस्टूड? तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो ऑप्शन है उनमें से अगर हम देखा जाए, ठीक है, हमारे पास जो ऑप्शन है अगर उनमें से देखा जाए तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि क्लोजेस्ट हमारा सी होगा, क्योंकि चार में से कोई एक ऑप्शन तो लगाना है। तो उनमें से कोई एक अगर लगाना है तो वो सी लगाएंगे, लेकिन वो पुराने वाले लिस्ट के हिसाब से 2022 में वो अमेंड हो गया है, और 2022 के अमेंडमेंट के बाद फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही नहीं होगा। अंडरस्टूड? तो अगर लगाना है तो आप सी लगा दें, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो भी आज गलत है। तो दैट इज ऑल जो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है, आई थिंक। बस, तो वेल, इतने ही क्वेश्चंस थे जो कि एनवायरमेंट में थे। आई होप कि हर क्वेश्चन की रीजनिंग आपको पता चल रही होगी, और आई होप कि ये भी समझ में आ गया होगा कि एनवायरमेंट में कोर कवरेज के साथ न्यूज़पेपर पर ध्यान देना कितना जरूरी है। तो नाउ अब आप इसको देख करके आपको समझ में आ गया होगा, जितने लोगों ने प्रिंट दिया है, कि आपका प्रॉपर लॉजिकली कितना स्कोर एनवायरमेंट के सेक्शन में आता है। बस उतना ही। और जो लोग 25-26 के लिए हैं, जाहिर है कि कोर कवरेज के अलावा आपको एनवायरमेंट में न्यूज़पेपर पर हमेशा ही नजर बनाए रखना होगा। तो दैट्स ऑल। गुड बाय एवरीवन। अब फिर मुलाकात होती है रेगुलर क्लासेस के जरिए और कुछ हमारे यूट्यूब के जो अलग से सेशन होंगे। गुड बाय।